हेलो बच्चा पार्टी। मैं प्रशांत पाठक आप सबका स्वागत करता हूं रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स और ये आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इस चैप्टर में हम समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं, अवधारणा मतलब कंसेप्ट की जो समष्टि है, जो हमारा मैक्रो है, उसमें क्या क्या बड़े बड़े कंसेप्ट है, क्या क्या बड़ी बड़ी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको घरेलू आय मतलब घरेलू क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। देखो बच्चा, आपको ये समझना होगा कि हम घरेलू क्षेत्र की बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्यों हम बात कर रहे हैं घरेलू क्षेत्र की? क्योंकि हमें एक्चुअल में समझना है घरेलू आय। और घरेलू आय की डेफिनेशन क्या है? एक एक देश की घरेलू सीमा में जितने भी कारक आय कमाए गए एक साल में, उन सब का जोड़ घरेलू आय है। आप समझे जरा, घरेलू आय का मतलब होता है एक देश की घरेलू सीमा में जितने भी कारक आय है, फैक्टर इनकम है, उस सारे फैक्टर इनकम का जोड़ जिसे देश की घरेलू सीमा मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया गया। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी, घरेलू क्षेत्र या घरेलू सीमा क्या है और कारक आय क्या है, आपको घरेलू आय का मतलब नहीं समझ में आएगा। पहले तो आप ये समझ लो घरेलू आय किसको बोल रहा हूं मैं। घरेलू आय जिसको हम दर्शाते किससे हैं? दर्शाते हैं एनडीपीएफसी से। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक देश की घरेलू सीमा में कमाई गई कारक आय का जोड़। और इसलिए आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि घरेलू सीमा मतलब घरेलू क्षेत्र क्या होता है। देखो बच्चों, कुछ लोगों को लगता है घरेलू क्षेत्र का मतलब, घरेलू सीमा का मतलब हमारी राजनीतिक सीमा। देखो, घरेलू सीमा राजनीतिक सीमा से एक बड़ी अवधारणा है। राजनीतिक सीमा में तो सिर्फ जहां तक आपका राजनीतिक सीमा, पॉलिटिकल बाउंड्री है, वो आता है। लेकिन घरेलू सीमा में राजनीतिक सीमा के अलावा, राजनीतिक सीमा के अलावा पानी की सीमा, जहां तक पानी की आपकी सीमा है, ठीक है। उसके अलावा आपका मछली पकड़ने की जो नौकाएं हैं आपके देश की, जो दूसरे देशों में है, आपके पानी की सीमा में है। उसके अलावा आपके जो जहाज हैं, वो तेल निकालने के जो यान है, जो समुद्रों में है, वो। उसके अलावा आपके देश की एम्बेसी, दूतावास कहीं पर भी है तो वो। उसके अलावा आपका देश का फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, तैरते हुए प्लेटफॉर्म जिसपे फाइटर जेट लैंड करते हैं, ठीक है, वो। ये सारी चीजें आपकी घरेलू सीमा के अंतर्गत शामिल होती है। ध्यान देना मेरे साथ, राष्ट्रीय आय का लेखांकन में घरेलू क्षेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। राष्ट्रीय आय मतलब डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही है यहाँ पे, घरेलू आय की। जब आप घरेलू आय निकालने जाओगे तो घरेलू क्षेत्र मतलब घरेलू सीमा समझना बहुत ही जरूरी है। आम भाषा में घरेलू क्षेत्र का मतलब किसी देश की राजनीतिक सीमा है। लेकिन ये राजनीतिक सीमा एक छोटी बात है, इससे बड़ी भी चीजें आती है। ठीक है, देखो जी क्या लिखा है। राजनीतिक सीमा के अलावा घरेलू सीमा में जो शामिल किया जाता है, सबसे पहला क्या किया जाता है, ध्यान दो क्या लिखा है। दो से अधिक देशों के बीच सामान्य निवासियों के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा संचालित जहाज, विमान। उदाहरण के लिए रूस और जापान के बीच एयर इंडिया द्वारा संचालित विमान भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा होगा। सुन लिया आपने, पहला क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? राजनीतिक सीमा के अलावा और क्या आएगा घरेलू सीमा में? दो देशों में ऑपरेट होने वाला हवाई जहाज या पानी का जहाज, जिसे कौन चला रहा है? हमारे देश का नागरिक चला रहा है। तो ये आएगा घरेलू सीमा में। राजनीतिक सीमा के अलावा दो देशों के बीच चलने वाला जहाज, हवाई जहाज या पानी का जहाज, ये घरेलू सीमा का भाग होगा। और क्या आएगा इसके अलावा? देखो जरा और क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना। किसी देश के निवासी द्वारा अंतरराष्ट्रीय जल स्तर में संचालित मछली पकड़ने के जहाज, तेल निकालने के, प्राकृतिक गैस निकालने के रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जहां उन्हें संचालन के विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय मछुआरों द्वारा हिंद महासागर के अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में संचालित मछली पकड़ने वाली नौकाएं इसके अंदर शामिल होंगी। सुन गए आप? क्या क्या बोल गया मैं? तेल निकालने के और गैस निकालने के जहाज जो हमारी सीमा में है, पानी की सीमा में, मछली पकड़ने की नौकाएं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, तैरते हुए प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें आपकी घरेलू सीमा का पार्ट होंगी। इसके अलावा और क्या आएगा भाई? इसके अलावा आएगा आपके देश का दूतावास, जो दुनिया के किसी भी कोने में है। विदेशों में स्थित किसी भी देश का दूतावास, चाहे वो वाणिज्यिक दूतावास हो या सैन्य प्रतिष्ठान हो। सुन रहे हो आप? दूतावास क्या होता है? एम्बेसी क्या होती है? दूतावास मतलब
आपके देश का ऑफिस जो दुनिया के हर देश में है। इंडिया ने अपना एक ऑफिस अमेरिका में भी बना रखा है, इंडिया ने अपना एक ऑफिस जापान में भी बना रखा है, रशिया में भी बना रखा है, चाइना में भी बना रखा है। क्या करते हैं हम उसमें? देखो, दो प्रकार का दूतावास होता है। एक नॉर्मल, सपोज करो किसी इंडियन को अमेरिका जाना है तो अमेरिका से परमिशन लेने का काम वो दूतावास करेगा, ठीक है। या मान लो किसी अमेरिकन को इंडिया आना है तो वो दूतावास, वो जो एम्बेसी है, वो परमिशन देगा कि अमेरिकन इंडिया आ सकता है, नहीं आ सकता। और एक होता है वाणिज्यिक दूतावास जो व्यवसाय को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो कैसा भी दूतावास हो, सामान्य दूतावास हो या वाणिज्यिक दूतावास हो, जो आपका है दूसरे देशों में, वो और आपके सैनिक प्रतिष्ठान, आपके आर्मी का कैंप जो दूसरे देशों में है, वो ये सब आपकी घरेलू सीमा का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रहा हूं मैं? घरेलू सीमा का, घरेलू क्षेत्र की सही समझ राष्ट्रीय आय की सही गणना के लिए आवश्यक होती है। क्यों जरूरी है समझना? घरेलू सीमा को समझना क्यों जरूरी है? ताकि आप सही तरीके से घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम को निकाल पाओ। एक बात का और ध्यान देना कि घरेलू क्षेत्र में क्या क्या शामिल नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी दूसरे देश का दूतावास आपके यहां पे है, सपोज जापान की एम्बेसी इंडिया में है, तो इसको भारत की घरेलू सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा। देखो, हमारा दूतावास जो जापान में है वो हमारी घरेलू सीमा है, और जापान का दूतावास जो भारत में है वो हमारी घरेलू सीमा का भाग नहीं है। ये बात आपको ध्यान देनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो क्या है आपके पास, उसके बाद देखो क्या है आपके पास, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, यूएन, डब्ल्यूटीओ, ये किसी भी देश की घरेलू सीमा का भाग नहीं होती है। सुन गए मेरी बात? समझ गए सभी लोग? क्या क्या बोल गया मैं? स्टार्ट कहां से किया मैंने आज? सबसे पहले मैंने कहा घरेलू आय क्या होती है। घरेलू आय, एक देश की घरेलू सीमा में जितनी भी कारक आय कमाई गई है उसके जोड़ को घरेलू आय कहते हैं, और घरेलू आय को दर्शाते किससे हैं? एनडीपीएफसी से। यहाँ पे अब सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया कि घरेलू सीमा क्या है और कारक आय क्या है। कारक आय मैं आगे बताऊंगा, बट घरेलू सीमा क्या है? मैं क्या बोल गया? राजनीतिक सीमा, प्लस में आपके पानी की सीमा, प्लस में उस पानी की सीमा में आपके जो जहाज, हवाई जहाज है, या फिर जो आपका पानी वाला जहाज है, ठीक है, हवाई जहाज, चाहे आपका आपका हवाई जहाज दुनिया के किसी भी कोने में है, जैसे आपका नॉर्मल रेसिडेंट चला रहा है, और आपके यहाँ का पानी का जहाज, मछली पकड़ने की नौकाएं जो आपकी सीमा में है, गैस और ऑयल निकालने के रिग्स यान जो आपकी सीमा में है, ठीक है, आपके फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, आपका दूतावास, आपका सैनिक प्रतिष्ठान जो दुनिया में कहीं भी है, ये सब आपकी घरेलू सीमा है। क्या नहीं है आपकी घरेलू सीमा? क्या नहीं है आपकी घरेलू सीमा? विदेशी दूतावास अगर आपके यहाँ पे है तो आपकी घरेलू सीमा नहीं है। विदेशी आर्मी का कैंप आपके यहाँ पे है तो वो आपकी घरेलू सीमा नहीं है। और उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संस्थान भी आपकी घरेलू सीमा नहीं है। बताओ ठीक हो आप? चलो आगे चलते हैं। अब एक बात आपको और सीखनी पड़ेगी भाई, ये सामान्य निवासी कौन होता है? देखो क्यों है ये सीखना जरूरी, ध्यान देना। मैंने कहा घरेलू आय जोड़ है कारक आय का जिससे देश की घरेलू सीमा में कमाया गया। तो सेम ऐसे ही राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय जिसको हम दर्शाते हैं किससे, मैं बता दूं आपको, एनएनपीएफसी। राष्ट्रीय आय का इंडिकेटर है, सूचक है एनएनपीएफसी। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है? ये भी कारक आय का जोड़ है। राष्ट्रीय आय कारक आय का जोड़ है जिसे एक देश के सामान्य निवासी ने एक लेखा वर्ष में कमाया है। सुन गए? घरेलू आय कारक आय का जोड़ है जिसे देश की घरेलू सीमा में कमाया गया, और राष्ट्रीय आय भी कारक आय का जोड़ है जिसे देश के सामान्य निवासी ने एक लेखा वर्ष में कमाया है। तो अब जब तक आपको सामान्य निवासी नहीं पता होगा किसे कहते हैं, तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। समझ गए? तो राष्ट्रीय आय को समझने के लिए आपको सामान्य निवासी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सामान्य निवासी कौन होता है? कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, व्यक्ति या संस्था, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो 1 साल या 1 साल से अधिक समय तक, अरे इंग्लिश वाले बच्चों परेशान मत हो, इंग्लिश के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मुझे लगा कि हिंदी इंग्लिश में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी, तो ये पहले हिंदी के लिए बना दे रहा हूं, फिर इंग्लिश के लिए भी बना के दूंगा, ठीक है, ध्यान देना। हाँ जी, तो क्या कह रहा था मैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, ठीक है, जो 1 साल या 1 साल से अधिक समय तक आपके देश में निवास कर जाए और लगे हाथों तुरंत, और अपना आर्थिक हित भी वो कहां दिखा दे? आपके ही देश में। सुन गए?
कोई भी व्यक्ति या संस्था जो साल भर या साल भर ज्यादा आपके देश में रह जाए और अपना आर्थिक हित मतलब कमाना, खर्च करना, बचाना, निवेश करना, ये सब भी वो आपके देश में कर दे, तो बस वही व्यक्ति या संस्था आपका सामान्य निवासी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, किसी देश का सामान्य निवासी उस व्यक्ति या संस्था को दर्शाता है जो सामान्य रूप से उस देश में रहता है और जिसकी आर्थिक हित केंद्र भी उसी देश में स्थित है। सुन गए आप, दोनों वर्ड मिला आपको, क्या क्या वर्ड मिला कि वो उस देश में ही रहता है, 1 साल से ज्यादा उसी देश में रह गया, और आर्थिक हित भी कहां है, तो आर्थिक हित भी उसी देश में केंद्रित है। तो उस व्यक्ति को आप क्या नाम दे दोगे कि वो व्यक्ति या संस्था आपके देश की सामान्य निवासी बन गई है। आओ देखो, आर्थिक हित केंद्रित से दो बातें हैं। क्या बोल गया मैं कि निवासी घरेलू क्षेत्र में रहता है या स्थित है, एक तो वो वहां रहता है और दूसरा उसकी कमाई, उसका व्यय, वर्ड मिल रहा है आपको, कमाना, खर्च करना, बचत करना, ये सब वो उसी देश में करता है। रहता भी वही है, कमाता, खर्च करता, बचाता भी वही है। जहां पे दोनों बातें पूरी कर जाए कोई व्यक्ति या संस्था, तो वो आपके देश की सामान्य निवासी बन जाएगी। बताओ बच्चा, चले आगे, यहां से कौन होता है सामान्य निवासी पता चल गया, लेकिन ध्यान देना, सामान्य निवासियों की श्रेणी में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाएगा। ध्यान रखें, कभी गलती ना करें, ये कुछ लोग हैं जिनको आप सामान्य निवासी में सम्मिलित नहीं करोगे। ध्यान देना, कौन है पहला, विदेशी पर्यटक और आगंतुक जो मनोरंजन, छुट्टी, चिकित्सा, उपचार, अध्ययन, खेल, सम्मेलन आदि के लिए भारत आए हैं। अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट आया है, टोपी वाला भाई साहब आया है कोई, जो क्यों आया है आपके यहाँ पे, छुट्टियां मनाने आया है या फिर इलाज करवाने आया है, स्टडी के लिए आया है, गेम्स के लिए आया है, कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग के लिए आया है, तो ये 1 साल से अधिक समय तक नहीं रुकेगा, और अगर रुक भी गया तो इसका आर्थिक हित आपके देश में नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपना सामान्य निवासी नहीं मानना है। दूसरा देखो क्या है, किसी विदेशी देश में स्थित दूतावास के विदेशी कर्मचारी, अधिकारी और राजनयिकों या सशस्त्र बलों को सदस्य नहीं मानना है। क्या मतलब ये देखो, इंडिया में मान लो अमेरिका की एम्बेसी है, अब इस अमेरिका की एम्बेसी जो है, अमेरिका का दूतावास, उसमें जो स्थित जो है उसमें कौन है, विदेशी कर्मचारी, अमेरिका का कोई वर्कर है, या मान लो कि राजनयिक का मतलब डिप्लोमेट्स है अमेरिका के, या सशस्त्र बल आर्मी के मेंबर हैं अमेरिका के, तो ये लोग आपके यहाँ के सामान्य निवासी नहीं होंगे। पहली बात तो ये साल भर ज्यादा रहेंगे नहीं, और दूसरी बात रह भी गए तो इनका आर्थिक हित भारत छोड़ना है, इनको सैलरी आपका देश नहीं देगा, इनको सैलरी अमेरिका से मिलेगी, तो ये लोग आपके यहाँ के सामान्य निवासी नहीं होंगे। अगले पॉइंट पे ध्यान दो, यूएनओ, ठीक है, डब्ल्यूएचओ, अंतरराष्ट्रीय संगठन डब्ल्यूटीओ जैसे संगठन, जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, को उस देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाता। जिसमें वो काम करते हैं उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के सामान्य निवासी के रूप में माना जाता है। याद रखें, जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं ये किसी एक विशेष देश की सामान्य निवासी नहीं मानी जाती। मान लो डब्ल्यूएचओ की एक शाखा, डब्ल्यूटीओ या डब्ल्यूएचओ की एक शाखा अगर भारत में है, तो क्या ये डब्ल्यूएचओ की शाखा भारत की सामान्य निवासी बन गई? तो याद रखिए, नहीं। क्यों? क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है। उसके बाद और क्या याद रखना है? और याद रखना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय संस्था में काम करने वाला कोई व्यक्ति है, अंतरराष्ट्रीय संस्था में काम करने वाला कौन है? कोई व्यक्ति है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति अगर 1 साल से ज्यादा समय के लिए आपके यहां पे रह गया, विदेशी व्यक्ति है और रह गया कितने समय तक? 1 साल या उससे ज्यादा समय तक, तो वो आपका सामान्य निवासी होगा। और मान लो अंतरराष्ट्रीय संस्था भारत में है और उसमें काम करने वाला व्यक्ति भारत का ही है, तो फिर वो भारत का ही सामान्य निवासी है। ये बात ध्यान रखिए। आप देखो क्या लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारियों को उन देश का निवासी माना जाता है जहां वो रहते हैं, ठीक है, ना कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र का। उदाहरण के लिए भारत में स्थित यूएनओ कार्यालय में काम करने वाले अमेरिकी को अमेरिका का सामान्य निवासी माना जाएगा। सुन गए, यूएनओ में काम करने वाला ये व्यक्ति है और ये भारत में यूएनओ की वो शाखा है और उसमें काम करने वाला व्यक्ति है जो अमेरिका का व्यक्ति है, तो अमेरिका का सामान्य निवासी। अगर ये भारत का व्यक्ति होता तो भारत का सामान्य निवासी। समझ गया मेरी बात? आगे चलो, देखो क्या लिखा हुआ है, विदेशी जहाजों के चालक दल,
ठीक है, जब फॉरेन शिप आएगा तो उसके साथ विदेशी क्रू मेंबर आएंगे ना, चालक दल सदस्य, वाणिज्यिक यात्री, कोई बिजनेस पर्पज से कोई आया, या मौसमी कर्मचारी, कोई मौसमी कर्मचारी, जैसे नेपाल से बहुत सारे सीजनल वर्कर भारत में आते हैं, तो ये लोग जो है आपके यहाँ के सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये 1 वर्ष से कम समय में आपके देश से वापस चले जाएंगे। सुन गए मेरी बात। और आखिरी पॉइंट कि अगर कोई बॉर्डर वर्कर है, बॉर्डर वर्कर, सीमा पे काम करने वाला अगर कोई वर्कर है, तो वो वर्कर के बारे में आपको देखना होगा वो रहता कहाँ है। जैसे मान लो ये नेपाल और भारत का बॉर्डर है, एक बंदा है जिसका मिस्टर एक्स है, जिसका घर भारत में है, लेकिन वो काम से नेपाल जाता है, आता है, फिर जाता है, फिर आता है, तो ये बंदा कहाँ का सामान्य निवासी माना जाएगा? तो इसका जहां घर है, कहाँ है इसका घर? भारत में है, तो भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा। देखो, सीमा कर्मचारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहते हैं और दूसरे देशों में काम करने के लिए नियमित रूप से सीमा पार करते हैं, उन्हें उस देश का सामान्य निवासी माना जाता है जहां वो रहते हैं, ना कि जहां वो काम करते हैं। बोलो ठीक हो? ठीक हो? मान लो सबको सही है ये। चलिए, क्यों पढ़ा आपने ये दोनों? आपको घरेलू सीमा और आपको सामान्य निवासी के बारे में क्यों पढ़ना पड़ा? क्योंकि घरेलू सीमा हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि घरेलू आय की परिभाषा है कि एक साल में एक देश की घरेलू सीमा में कमाई गई कारक आय के जोड़ को घरेलू आय कहते हैं, तो इसलिए आपको घरेलू आय का पता होना जरूरी था। और सामान्य निवासी क्यों पढ़ा? क्योंकि सामान्य निवासी का कंसेप्ट कहता है कि एक साल में एक देश के सामान्य निवासी ने जितना कारक आय कमाया उसके जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। सुन गए? इसलिए दोनों पढ़ना बहुत जरूरी था। अब आओ एक और चीज समझो। कुछ बच्चों को ई को पढ़ते पढ़ते ये गलतफहमी हो जाती है कि नागरिकता और सामान्य निवासी होना एक ही बात है, लेकिन ये सच नहीं है। नागरिकता एक कानूनी अवधारणा है, एक लीगल कंसेप्ट है। जब किसी व्यक्ति का जन्म उस देश में हो जाए या उस देश का कानून उसने सेटिस्फाइड कर दिया हो, उस कानून में जो बातें लिखी उसको उसने पूरा कर दिया हो, तब जाके वो व्यक्ति उस देश का नागरिक बनता है। लेकिन जैसे भारत में है कि या तो आपका भारत में जन्म हुआ हो, ठीक है, या फिर भारत के जो नीति नियम हैं उनको आपने सेटिस्फाइड कर दिया हो तो आप भारत के नागरिक बनेंगे। लेकिन निवासी, सामान्य निवासी बनना ये एक साधारण बात है, ये आर्थिक अवधारणा है। आर्थिक, जैसे मैंने अभी बोला कि कोई भी व्यक्ति चाहे उसका जन्म भारत में हुआ हो या ना हुआ, वो भारतीय है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, अगर वो 1 साल या उससे ज्यादा समय से आपके देश में रह रहा है और उसका आर्थिक हित भी आपके ही देश में है, तो उस देश की, उस साल की जो उसकी इनकम होगी वो भारत में ली जाएगी, क्योंकि वो भारत का सामान्य निवासी बन गया। बात समझ गए? सामान्य निवासी एक आर्थिक अवधारणा है, इकोनॉमिकल कंसेप्ट है, और वहीं पे नागरिकता एक क्या है? कानूनी अवधारणा है। ठीक है, नागरिकता लेने के लिए या तो आपका जन्म उस देश में हो या उस देश के नीति और नियमों को आपने सेटिस्फाइड किया हो, और सामान्य निवासी बनने के लिए साल भर या उससे ज्यादा आपको वहां रहना होगा और अपना आर्थिक हित उसी देश में दिखाना पड़ेगा। बात खत्म। ठीक है, देखो क्या लिखा है, पढ़ी दूं। नागरिकता यह मूल रूप से व्यक्ति के जन्म स्थान या किसी व्यक्ति को नागरिक बनने की अनुमति देने वाले कुछ कानूनी प्रावधानों पर आधारित है। एक कानूनी अवधारणा है। इसका मतलब है कि भारतीय नागरिक 2 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो 2 तरीके, पहला आपको उसी देश में जन्म लेना होगा, दूसरा आपको आवेदन देना होगा, भारतीय कानून को सेटिस्फाइड करना होगा। और आर्थिक जो निवासी है, सामान्य निवासी, वो आर्थिक अवधारणा है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि साल भर या साल भर ज्यादा उस देश में रहना होगा, ठीक है, और उसके अलावा अपना आर्थिक हित भी आपको उसी देश में दिखाना होगा। आ जाओ, अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की? अब हम बात कर रहे हैं कारक आय और हस्तांतरित आय की। देखो बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि जो आय है, आय, इनकम, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कारक आय, फैक्टर इनकम, और एक होता है हस्तांतरित आय, ट्रांसफर इनकम। चाहे आप बात करो देश के राष्ट्रीय आय की, चाहे आप बात करो देश के घरेलू आय की, राष्ट्रीय आय या घरेलू आय दोनों में ही कारक आय को शामिल किया जाता है, हस्तांतरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। और इसलिए बहुत जरूरी है यह समझना कि क्या है कारक आय और क्या है हस्तांतरित आय। देखो, बड़ी सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। उत्पादन के 4 संसाधन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। जब कोई भी व्यक्ति ये 4 संसाधन किसी फर्म को, किसी उत्पादक को देता है, तो बदले में उत्पादक उसको आय देता है।
अगर आपने लैंड दिया, जमीन दी, तो आपको बदले में रेंट मिलेगा। आपने लेबर दिया तो आपको मजदूरी मिलेगी। आपने कैपिटल दिया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपने एंटरप्रेन्योर, उद्यम दिया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। सुन गए आप मेरी बात? तो ये ही जो इनकम है, ये है कारक आय, जिसको आप साधन आय का भी नाम देते हो। और हां, अगर कोई आय आपको मिली और बिना कोई साधन दिए, बिना कोई फैक्टर दिए ही आपको इनकम मिल गई, तो वो इनकम आपकी हस्तांतरित आय है। समझ गए मेरी बात? क्या समझ में आया? सुबह स्कूल जा रहे थे, पापा ने आपको 100 रुपए निकाल के दे दिए कि ले बेटा, ठीक है, आपकी इनकम हो गई। लेकिन क्या उस इनकम के लिए आपने पापा को कोई फैक्टर दिया प्रोडक्शन के लिए? क्या आपके पापा कोई फैक्टर ले रहे हैं आपसे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कोई सर्विस दे रहे हो आप उनको जिसके बदले वो इनकम मिली? तो नहीं जी, आपने कोई सर्विस नहीं दी, तो फिर वो कैसी इनकम है आपकी? हस्तांतरित आय। वहीं पे साधन आय समझो। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन आके आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहे हो। अगर आप मेरे पास ऑफलाइन आके ट्यूशन पढ़ रहे हो तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बदले में हर महीने आप मुझे पैसे दे रहे हो, तो मैंने आपको सेवा दी, बदले में इनकम ली, तो वो कैसी आय है? साधन आय है। ठीक है, अच्छा जी, आप पढ़ने में बहुत होशियार हो और सरकार ने आपको स्कॉलरशिप दे दिया, तो वो कैसी इनकम है आपकी? हस्तांतरित आय है। आप बूढ़े हो गए, ओल्ड हो गए और सरकार ने आपको ओल्ड एज पेंशन दे दिया, वृद्धा पेंशन, तो हस्तांतरित आय है। ठीक है, आप आर्मी से रिटायर हो और अब सरकार आपको पेंशन दे रही है, तो वो आपका साधन आय हो गया, क्योंकि आप पास्ट में सेवा दे चुके हो। आपका जन्मदिन है, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया, तो गिफ्ट आपके लिए हस्तांतरित आय हो गया। ठीक है, पक्का? जो मेरा ट्यूशन है वो आपके ही घर में चलता है, जहां पे आपका घर है, जहां पे आपकी बिल्डिंग है, उसी में मेरा ट्यूशन चलता है। तो हर महीने के लास्ट में आपको उस जगह के बदले किराया देने आता हूं, तो वो किराया आपकी कैसी आय हो गई? साधन आय हो गई। सुन गए आप? और क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि राष्ट्रीय आय में हम हमेशा कौन सी आय लेते हैं? राष्ट्रीय आय में हम हमेशा साधन आय लेते हैं, हस्तांतरित आय को इग्नोर मार देते हैं। आओ सुनो, देखो क्या लिखा है। इसका अभिप्राय उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन सेवाओं को प्रदान करने से प्राप्त आय है। ये देखो जी, जब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चीजें आप उद्योग को दोगे, तो बदले में उद्योग आपको क्या देगा? इनकम, और वही इनकम साधन आय है। इसका अभिप्राय बिना किसी उत्पादक सेवा को प्रदान किए प्राप्त होने वाली आय से है। यह गिफ्ट में मिला, गिफ्ट में बिना कुछ दिए ही मिला। ठीक है, आ जाओ। यह राष्ट्रीय आय और घरेलू आय दोनों में सम्मिलित होता है। ये राष्ट्रीय आय, घरेलू आय कहीं पर भी सम्मिलित नहीं होता है, दोनों में से कहीं पर भी शामिल नहीं होता। यह अर्जित अवधारणा है, अर्जित, कमाए हो होए, ठीक है। और ये जो है संप्राप्ति है, सिर्फ दान में मिला है। देखो मैं तो ऐसे बोलता हूं, कारक आय, फैक्टर इनकम ये है, आपने लिया है, और ट्रांसफर ये है, दे दे अल्लाह के नाम पे, वो वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। उसके बाद क्या लिखा है आपके पास? किसको मिलेगा? मैंने बता दिया आपको किसको मिलेगा। यह उत्पादक के साधन, श्रम, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम के बदले मिलता है। और यह जो है किसको मिलता है? परिवार या सरकार को सहायता के रूप में मिलता है। उदाहरण के लिए किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, ये आपके कारक आय हैं। छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, ये सब क्या है? आपका हस्तांतरित आय है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, एक चीज और जान लो आप, कारक आय का ही दूसरा नाम, कारक आय का दूसरा नाम कारक भुगतान है। भुगतान क्यों है? देखो, आप मुझे ट्यूशन फी दे रहे हो, तो मेरे लिए क्या हो गई? वो इनकम हो गई, इनकम, आय। ठीक है, और आपके लिए क्या हो गई? वो तो वो भुगतान हो गया आपके लिए। समझ गए मेरी बात? और ऐसे ही हस्तांतरित आय का दूसरा नाम हस्तांतरित भुगतान है। पापा ने आपको सुबह पॉकेट मनी दिया, तो आपकी इनकम, लेकिन पापा का तो भुगतान ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और राष्ट्रीय आय में किसको लेंगे? सिर्फ कारक आय को। बोलो कैसे हो? ठीक हो? समझ में आया यहां तक? चलिए, अब बच्चों आपकी ये ड्यूटी है कि आप यहां तक किसको करेंगे, और इसके बाद अगली वीडियो मैं कल ही आपके लिए बना दूंगा, कल बना दूंगा इस वीडियो को। और इसमें जो बचा हुआ पोर्शन है, जो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है, फिर उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु, जिसे हम समझेंगे, कल समझेंगे सारा। ठीक है, उपभोक्ता वस्तु के प्रकार हम समझेंगे। उसके बाद पूंजीगत वस्तु जो है वो क्या होता है, उसके अंदर खास बात क्या होती है, ये समझेंगे। उसके बाद आप समझोगे कल कि जो है निवेश किसे कहते हैं, सकल निवेश और शुद्ध निवेश क्या होता है। और उसके बाद आप मूल्यह्रास के बारे में जानोगे, मूल्यह्रास क्या होता है, और पूंजीगत हानि। एनआईटी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, मैं आपको ये बताऊंगा।
उसके बाद आपका NFIA क्या होता है ये बताऊंगा, और उसके बाद लास्ट NFIA के 3 घटक हैं, तो वो मैं आपको बता के चैप्टर को खत्म करूंगा। तो इसके लिए एक वीडियो और आएगी आपके पास, आप तैयार हो जाए। पहले जितना मैंने पढ़ाया आप उतना पढ़ लें और पढ़ के उसके नोट्स बना लें। ये आपका चैप्टर 2 चल रहा है, ठीक है, चैप्टर 2 चल रहा है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैं बता दूं कि उनका जो है लाइव आके मैं सिलेबस करवा दूंगा, और हिंदी मीडियम के बच्चे बेटा आपके लिए भी लाइव आऊंगा, वो अलग है, बट आपका पहला टारगेट होगा हमारा और आपका कि मैं आपका ये सिलेबस जो है वीडियोस की फॉर्म में कंप्लीट कर दूं। ये हम नेशनल इनकम नाम के यूनिट पर हैं और दूसरे चैप्टर पर हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सब इसको पढ़ेंगे, सबको शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे और दूसरों को भी फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। जय श्री राम, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। रोशन।